आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग बर्मा के बुद्ध धम्म का फैलाव और उसका जो परिचय है और वहाँ जो बौद्ध संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ और उसका जो फैलाव हुआ वो किस तरह हुआ, इसका एक ऐतिहासिक जो परिदृश्य है उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमने पिछले कड़ी में देखा कि राजा अनिरुद्ध जो कि पगान के राजा है, इन्होंने मनुहार जो थातोन के राजा है इनके पास अपना एक दूत भेजा। तो थातोन के राजा मनुहार ने अनिरुद्ध के लिए जो बात कही उस बात पर हम रुके थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे मिथ्या दृष्टि के पास वो धातु नहीं भेजे जा सकते जो केसरी सिंहराज की धातु है, वो सिर्फ स्वर्ण पात्रों में रहते हैं, तुम्हारी वो क्षमता नहीं है। अब ये बात सुनकर अनिरुद्ध बड़े क्रोधित हुए। अनिरुद्ध क्रोधित हुआ और जल और थल सेना लेकर थातोत पर आक्रमण कर दिया। मनोहार को परिवार एवं मंत्रियों के साथ बंदी बनाकर पगान ले आया और अनिरुद्ध का अभिप्राय केवल इसी से पूरा होने वाला नहीं था, न उसका यह उद्देश्य ही था। वह योग्य विद्वानों को भी त्रिपिटक के साथ अरिमदनपुर ले गया। वह एक बड़ा ही आकर्षक दृश्य था जब राजा 32 श्वेत हाथियों पर त्रिपिटक तैलंग से ब्रह्मदेश ले आया। और एक फ्रेंच विद्वान ने इस विजय के प्रभाव के संबंध में लिखा है, ये जो विजय मतलब उसने अगर किसी चीज को जीता तो वो त्रिपिटक लेकर आया। त्रिपिटक और ये 32 सफेद हाथियों पर के साथ ये एक बड़ी रैली निकली और इसमें ये त्रिपिटक रखे गए और ये तैलंग से बर्मा में पहुंचे। इस पर एक फ्रेंच विद्वान ने जो बात लिखी है उस बात को यहां लिखा गया है। वो लिखते हैं कि युद्ध क्षेत्र में विजयी बर्मा बौद्धिक तौर पर पराजित हो गए और इसी समय से वहां अद्भुत वास्तुविद्या और साहित्य का निर्माण होने लगा, जिसने कि पगान को बौद्ध राजधानी बना दिया। उत्तरीय और उत्तर पूर्वीय भारत के प्राय 3 शताब्दियों तक के बढ़ते प्रभाव ने धीरे धीरे बर्मा के लोगों को योग्य बना दिया। लगभग 3 शताब्दियों तक ये सारी प्रक्रिया चलती रही और फिर वे बौद्ध संस्कृति की ओर झुकते चले गए और योग्य बन गए उसके। इसी समय बर्मा अभिलेखों के लिए विदेशी वर्णमाला से बर्मा वर्णमाला तैयार की गई और इसी वर्णमाला में त्रिपिटक फिर लेखबद्ध हुआ। तो बर्मा की राजधानी पैगॉन में धार्मिक शिक्षा के लिए संस्कृत को हटाकर पाली को स्थान दिया गया। धार्मिक शिक्षाओं के लिए यहां पाली को विशिष्ट भाषा के रूप में स्थान दिया गया और तैलंग भिक्षुओं के चरणों में बैठकर बर्मा जनता और राजदरबार ने हिनयान की शिक्षा ग्रहण की तथा अतिशीघ्र एक के बाद एक भव्य विहार एवं मंदिर भारतीय तथा तैलंग शिल्पाचार्यों के आधार पर बनने लगे और तभी से बर्मा से तांत्रिक बौद्ध धर्म और उसके पुरोहित आदि विदा हुए और एक नए ऐतिहासिक युग का प्रारंभ हुआ। ये इतिहास में जो दर्ज है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ये अभिलेख है। दरअसल इसको अभिलेख इस दृष्टि में कहा जाए क्योंकि आज जिस बर्मा को हम देखते हैं उसकी नींव इस तरह से रखी गई। और ये जब तैलंग समुदाय के सारे भिक्षु जब ये बर्मा गए और बर्मा में बुद्धिज्म की उन्होंने शिक्षा दी और शिक्षा देने के बाद वहाँ जिस तरह से विहारों का निर्माण हुआ तो उन निर्माणों में आप देखिए उसमें बर्मी स्टाइल तो है ही, वो तो आज बर्मी स्टाइल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें तैलंग का भी प्रभाव मिलता है उसकी वास्तुकला में। और तैलंग के प्रभाव के साथ साथ हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय जो हिस्सा है उसका भी कुछ प्रभाव, उत्तर भारत के जो शिल्प बने हैं, जो वास्तुएं बनी हैं, उनका भी उसमें प्रभाव मिलता है। और ऐसा ये मिश्रित प्रभाव, लेकिन आज वो अपने आप में एक विशिष्ट पहचान के साथ खड़ा हुआ शिल्प है, बौद्ध शिल्प। और उस कला का आज पूरी दुनिया में अनुकरण किया जा रहा है। तो देखिए, जब राजा अनिरुद्ध का पुत्र किंजित था, इसका कार्यकाल रहा है 1084 से 1112 तक। उसने अपने पिता की भांति ही योग्य और भक्तिमान वो पुरुष था। उसने
कई स्तूप तथा मंदिर बनवाए जिनमें आनंद विहार की ख्याति पैगॉन और बर्मा की सीमा से बाहर दूर दूर तक फैल गई। इसकी ख्याति जो है वो दूर दूर तक फैली हुई है और इस विहार की दीवारों पर सारा बुद्ध चरित्र अंकित है। इसके अगर दीवारों को हम देखें तो जैसे हम सांची के शिल्प देखते हैं जिसमें बुद्ध चरित्र अंकित हुआ दिखता है, तो वैसे ही यहाँ बर्मा में आनंद विहार में ये सारा बुद्ध चरित्र अंकित किया गया है और मिट्टी की जो चमकीली रूपवालियाँ जो होती है वो भी उसमें सजाई गई है, जिनमें संपूर्ण 550 जातक चित्रित है। 550 जातक जो तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र से जुड़ती है और बौद्ध साहित्य ने उसे एक विशिष्ट मान्यता दी है। बहुत सारे लोगों का जातकों पर अपना अपना आक्षेप है, लेकिन बौद्ध साहित्य में उसका अपना एक विशिष्ट महत्व है और ये बर्मा में दीवारों पर अंकित की गई है। सारी मूर्ति अंकनों की संख्या 1472 है। ये पूरे जातक जिसमें बनाए गए 1472 और कैंजित था प्रथम बर्मा बौद्ध नरेश है जिसने बुद्ध गया के मंदिर की मरम्मत कराई थी और इसके पश्चात अगले राजा अलोग सित्तू ने 1112 से 1167 तक जिसका कार्यकाल रहा है, इन्होंने बुद्ध गया के विहार की मरम्मत का काम पूरा किया था। तो बुद्ध गया का जो बुद्ध विहार है जो बाद में फिर मरम्मत की प्रक्रिया में आता है, लेकिन 1112 से 1167 के बीच जो इनका शासन रहा अलोग सित्तू, इन्होंने भी बोध गया के इस महाबोधि महाविहार के मरम्मत का कार्य पूरा किया था। ये शिन अरहन जो है इनकी मृत्यु के समय 1115 में बर्मा में स्थविरवाद फैल चुका था। यहाँ स्थविरवाद तब फैल चुका था और उसके बाद पंथगु संघराज हुए और अलोंग सित्थु के देहांत के उपरांत उसके दोनों पुत्रों नरथु और मिन शिनसान में कलह हो गया और नरथु के कहने से पंथगु ने मध्यस्थ होना स्वीकार कर लिया और पंथगु की सलाह पर नरथु मान गया कि उसका भाई एक तलवार और एक घोड़ा लेकर चला आए और सिंहासन पर बैठ जाए। किंतु राज्याभिषेक के बाद नरथु के भाई को भोजन में जहर देकर मरवा डाला और इस घटना के कारण संघराज पंथगु देश छोड़ सिंहल चले गए और तब तक नहीं लौटे जब तक नरथु जीवित रहा। 1173 की ये बात है। सिंहल से लौटने के बाद संघराज पंथगु का बड़ा स्वागत हुआ और वे 90 वर्ष के हो चुके थे और अधिक नहीं जी सके। उनके मरणोपरांत तैलंग भिक्षु उत्तर जीव वहां के संघराज बनने पर कुछ भिक्षु सिंहल यात्रा पर रवाना हुए और उनमें चपटा ग्रामवासी 20 वर्षीय एक श्रामणेर भी था। उसने सिंहल में ही उपसंपदा ली और दरअसल वो वहीं पर रहा 10 साल तक और 10 साल तक वहीं संपूर्ण त्रिपिटक तथा उसकी सारी अट्टकथाओं का अध्ययन करता रहा। और ये चपटा श्रामणेर का सिंहल में उपसंपन्न होना एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी। ये बर्मा में महाविहार निकाय की स्थानीय नींव थी। तो इस तरह से जो बर्मा का जो बुद्धिज्म का इतिहास आता है, मतलब एक बार नष्ट होने के बाद, एक बार कमजोर पड़ने के बाद, एक बार खत्म होने के बाद ये फिर सिंहल से लौटकर फिर बर्मा में चला आता है और सिंहल के लोग जाकर बर्मा में बुद्धिज्म की फिर स्टडी करते हैं और फिर बर्मा में लौट आते हैं। हमें यहाँ पर रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगले कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आज की बात में आपसे जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।